यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम 11th क्लास की फिजिक्स में स्टार्ट करेंगे त्रुटियां, मापन में त्रुटियां, एरर्स इन मेजरमेंट। एरर्स इन मेजरमेंट मापन में त्रुटियां। देखिए, एक बात तो क्लियर है, चाहे क्लास 11th हो, चाहे आपका नीट हो, चाहे आपका जेई हो, हर केस में एक क्वेश्चन आपको त्रुटियों से जरूर मिलता है। सर क्या ही त्रुटियां और हम स्टार्ट में क्यों पढ़ रहे हैं? सर ये बिल्कुल बेसिक का पार्ट है। जैसे हमने मात्रक एवं विमाएं पढ़ी थी, सेम वैसे ही हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? त्रुटियों के बारे में। देखिए बेटा, दुनिया में किसी भी राशि का मापन किया जाए, करोगे किससे? इंस्ट्रूमेंट से। करेगा कौन? पर्सन, व्यक्ति। सर मापन करेगा, हो सकता है उसके इंस्ट्रूमेंट में कमी हो सकता है उसकी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकता है किसी अदर फैक्टर के कारण मान बदल गया हो। तो एक बात तो क्लियर है कि इस दुनिया में यथार्थ मापन संभव नहीं है। हमेशा ही मापित राशि के मान में कुछ ना कुछ त्रुटि रहती है, चाहे वो अल्प हो, लेकिन त्रुटि जरूर आएगी। क्या मतलब हुआ त्रुटि का? तो त्रुटि का मतलब हुआ वास्तविक मान माइनस मापित मान। वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को हम त्रुटि बोलते हैं। त्रुटि का मतलब ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। बेटा, वास्तव में मान कितना था और उसके मान में त्रुटि कितनी है, दोनों के अंतर को हम क्या बोलते हैं? उनके अंतर को हम त्रुटि नाम दे देते हैं। तो भौतिक राशि के मापन में जो त्रुटि है, इसका मतलब होता है वास्तविक मान माइनस मापित मान। अब त्रुटियां कितने प्रकार की होती है तो देखते जाइए बेटा, बिल्कुल बेसिक से आपको बता रहा हूं मैं। पहले नंबर पर हम पढ़ रहे हैं नियत त्रुटि, कांस्टेंट एरर। कौन सी एरर की बात हो रही है बेटा? कांस्टेंट एरर। सर नाम से पता पड़ रहा है, वह त्रुटि जो प्रत्येक प्रेक्षण को समान मान से प्रभावित करती है। समान मान से प्रभावित करती है, इसको कांस्टेंट एरर, नियत त्रुटि कहते हैं। तो नियत त्रुटि का मतलब क्या हुआ बेटा? नियत त्रुटि का मतलब है वह त्रुटि जो राशि के प्रत्येक प्रेक्षण को हम जितनी भी बार उसका प्रेक्षण लेंगे, पाठ्यांक लेंगे, सर हर बार समान मान से क्या आएगी? त्रुटि आएगी, समान मान से प्रभावित होगा, और इसी को हम बोलते हैं नियत त्रुटि। एक एग्जाम्पल के लिए, मैंने अपनी रिस्ट वॉच घड़ी को 5 मिनट लेट कर दिया। अब जब भी बार मैं टाइम देखूंगा तो हमेशा उसमें 5 मिनट की क्या आएगी? त्रुटि। इस तरह की त्रुटि को हम क्या बोलते हैं? नियत त्रुटि बोलते हैं। दूसरे नंबर पर आती है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर, क्रमबद्ध त्रुटियां। सिस्टमैटिक एरर, क्रमबद्ध त्रुटियां। क्या मतलब है सिस्टमैटिक एरर का? क्रमबद्ध त्रुटियां वह त्रुटियां जिनके होने का कारण ज्ञात हो। अगर कारण ज्ञात हैं तो इन्हें आसानी से हटाया जा सकता है। जब आपको कारण पता है तो इनको आसानी से हम क्या कर सकते हैं? हटा भी सकते हैं। कौन सी त्रुटि है ये त्रुटियां हैं बेटा आपकी सिस्टमैटिक एरर, क्रमबद्ध त्रुटियां।
क्रमबद्ध त्रुटियों का मतलब वे त्रुटियां जिनके होने का कारण आपको पहले से पता है। बेटा ये त्रुटियां एक ही दिशा में गतिमान होती है, एक ही दिशा में अग्रसर होती है, चाहे वो धनात्मक दिशा हो चाहे ऋणात्मक, लेकिन एक ही दिशा में अग्रसर होंगी। ऐसी त्रुटियों को हम क्या बोलते हैं? क्रमबद्ध त्रुटियां, सिस्टमैटिक एरर। इन त्रुटियों के होने का कारण हमें पहले से क्या होता है? पता होता है। कौन कौन सी त्रुटियां हो सकती है? सिस्टमैटिक एरर्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो क्रमबद्ध त्रुटियां निम्न में से किसी भी कारण से हो सकती है। क्रमबद्ध त्रुटियों के कारण कौन कौन से हो सकते हैं बेटा? तो पहले नंबर पर क्रमबद्ध त्रुटियों का कारण हम ले लेते हैं पर्सनल एरर। पर्सनल एरर का मतलब व्यक्तिगत त्रुटि। कौन सी त्रुटि है बेटा? व्यक्तिगत त्रुटि। कैसे? मान लेते हैं कि इंस्ट्रूमेंट भी बिल्कुल सही है, सारी चीज़ें बिल्कुल सही है, लेकिन जो रीडिंग ले रहा है उस पर्सन में ही खराबी हो। मान लेते हैं आपको क्षेत्रफल निकालना है, आपने लंबाई निकाली, आपने चौड़ाई निकाली और टीचर ने कहा कि भैया इनको गुणा कर दीजिए, और गुणा करते टाइम जो गुणा कर रहा है उस व्यक्ति में गुणा की प्रॉब्लम है, उसका आंसर गलत आया। क्या आ गई? मान में त्रुटि। और इस तरह की त्रुटियों को क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत त्रुटि, पर्सनल एरर। तो व्यक्तिगत त्रुटि का मतलब वह त्रुटियां जो व्यक्ति की लापरवाही के कारण उत्पन्न होती है, ऐसी त्रुटियों को हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत त्रुटियां। ये सब क्रमबद्ध त्रुटियों के कारण है बेटा। किसके कारण है? क्रमबद्ध त्रुटियां। पहले नंबर पर हमने कौन सी त्रुटि के बारे में जाना? नियत त्रुटि। दूसरे नंबर पर क्रमबद्ध त्रुटि के अंदर हमने पहले नंबर पे लिया व्यक्तिगत त्रुटि, दूसरा ले रहे हैं इंस्ट्रूमेंटल उपकरण, इंस्ट्रूमेंटल एरर, उपकरण के कारण त्रुटि। उपकरण के कारण त्रुटि। मान लेते हैं लेने वाला पर्सन तो बिल्कुल सही है, लेकिन उपकरण ही खराब है। कैसे? जैसे मान लो स्केल है, अब इस स्केल में आपको पता हो यहाँ पर 0, फिर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 ऐसे लिखा हुआ होता है। अब आपको एक लंबाई नापनी है, तो आप इस लंबाई के साथ इसका 0 टच करेंगे और मान लेते हैं ये 0 जो है वो शिफ्ट हो गया, या फिर आपकी स्केल पुरानी हो गई और उस पर 0 जो है वो घिस गया, तो आप क्या करोगे? हवा में अंदाजा लगाओगे, और हवा में अंदाजा लगाओगे तो आंसर में कहीं ना कहीं पॉइंटों की एरर तो आनी है। तो वास्तविकता में हम कभी भी यथार्थ मान को ज्ञात नहीं कर सकते। यथार्थ मान कभी ज्ञात नहीं किया जा सकता। यथार्थ मान को ज्ञात करने के लिए आपके पास उपकरण भी सही होना चाहिए और अन्य प्रकार की त्रुटियां भी नहीं आनी चाहिए, जो असंभव है। तो कुल मिला के वह त्रुटि जो उपकरण के गलत निर्माण के कारण उत्पन्न होती है, क्या बोलते हैं बेटा? इसको उपकरण के कारण त्रुटि। तीसरे नंबर पर हम ले सकते हैं मापन में कमी के कारण, मतलब इम्परफेक्शन इन टेक्निक। आपका उपकरण बिल्कुल सही है, लेकिन आपको टेक्निक ही नहीं पता कैसे लेनी है। एक थर्मोमीटर से मैंने कहा कि बॉडी का तापमान मेजर करो, आप उसको आर्म्स के नीचे रखने के बजाय, जीभ के नीचे रखने के बजाय व्यक्ति के हाथ पे रख दिया कि सर क्या फ़र्क पड़ रहा है? मापन तो मापन है, लेकिन अगर आपको टेक्निक नहीं पता तो भी आपके मान में क्या आएगी? त्रुटि आएगी। तो इस तरह की त्रुटियों को भी अपन कौन सी श्रेणी में डालते हैं? क्रमबद्ध त्रुटियों की श्रेणी। क्रमबद्ध त्रुटियां वे त्रुटियां हैं जिनके होने का कारण आपको ज्ञात है, और कारण हमें ज्ञात है तो हम इस तरह की त्रुटियों को हटा भी सकते हैं। अगला है क्रमबद्ध त्रुटियों का ही चौथा प्रकार है बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। बेटा बाह्य कारकों का मतलब क्या है उसको भी समझिए। बाह्य कारकों के कारण त्रुटि का मतलब है कि
वायुमंडलीय ताप, दाब इनमें परिवर्तन के कारण भी राशियों के मान में परिवर्तन आ जाता है। जैसे हमने एक छड़ ली, मान लेते हैं उसकी लंबाई 2.425 सेंटीमीटर है। अब अचानक क्या हुआ, तापमान में वृद्धि हुई, ताप में वृद्धि होगी तो छड़ क्या होगी, पिघलेगी, उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, मेल्ट हो गई। अगली बार आपने 2 दिन बाद आई और मान लेने लगे 2.546 सेंटीमीटर, बताओ कितने की त्रुटि आ गई सर, 0.001 सेंटीमीटर की क्या मिली आपको, त्रुटि मिली। इस तरह की त्रुटियों को अपन बोलते हैं बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। तो ये जो त्रुटियां हैं, इन त्रुटियों को हम कैरेक्टराइज करते हैं बेटा क्रमबद्ध त्रुटियों की श्रेणी में। तो क्रमबद्ध त्रुटियां वे त्रुटियां होती है जिनके होने का कारण हमें पहले से ज्ञात है, और ऐसी त्रुटियां जिनके होने का कारण हमें ज्ञात है, उन त्रुटियों को हम कौन सी श्रेणी में डालते हैं, क्रमबद्ध त्रुटियों की श्रेणी में डालते हैं। तो पहले नंबर पर कौन सी त्रुटि है, नियत त्रुटि। दूसरे नंबर पे कौन सी त्रुटि है, क्रमबद्ध त्रुटि। और इसी प्रकार हम तीसरे नंबर की जो त्रुटि लेते हैं वो लेते हैं यादृच्छिक त्रुटि। तो तीसरे नंबर की आपकी त्रुटि आती है बेटा तो तीसरे नंबर की जो आपको त्रुटि मिलती है वो त्रुटि है यादृच्छिक त्रुटियां। यादृच्छिक त्रुटियों का मतलब होता है रैंडम एरर। बेटा रैंडम एरर क्या है, वह त्रुटियां जिनके होने का कारण अज्ञात है, मतलब वो किसी भी कारण से हो सकती है, हमें उसके होने का कारण ही नहीं पता। जब हमें उसके होने का कारण नहीं पता तो हम उनको आसानी से हटा भी नहीं सकते, तो इन्हें हटाया नहीं जा सकता। मतलब ये वो त्रुटियां हैं जो आएंगी आएंगी, बट बेटा इनको हटा तो नहीं सकते, लेकिन इनके मान को कम कर सकते हैं। कैसे, जब आप लैब में जाओगे तो आपको टीचर बोलेगा रीडिंग लेके आओ, आपने रीडिंग ली, टीचर बोलेगा भैया एक बार क्यों लेके आए, आप तो 5 बार लेके आओ। तो आपके दिमाग में होगा यार एक ही चीज़ को 5 बार क्यों कैलकुलेट करा रहे हैं। तो 5 बार कैलकुलेट क्यों करवाते हैं, ताकि लास्ट में हम उन सब मानों का क्या ले लें, औसत ले लें और यादृच्छिक त्रुटि का मान कम कर सकें, क्योंकि इनके होने का कारण हमें ज्ञात नहीं है। आप एक ही चीज़ को 5 बार भी अगर मेजर करोगे तो हर बार उनके मानों में अल्प परिवर्तन आपको नजर आएगा। इस तरह की त्रुटियों को हम बोलते हैं यादृच्छिक त्रुटियाँ। तो यादृच्छिक त्रुटियां वे त्रुटियां जिनके होने का कारण अज्ञात है, इन्हें हटाया नहीं जा सकता। ये दोनों दिशाओं मतलब धनात्मक और ऋणात्मक दोनों दिशाओं में अग्रसर होती है। इनके मान को कम करने के लिए हम एक ही भौतिक राशि का कई बार प्रेक्षण लेते हैं तथा वास्तविक मान को इनका औसत माना जा सकता है। तो वे त्रुटियां बेटा जिनके होने का कारण तो अज्ञात है। अब अज्ञात है तो इनको हटा भी नहीं सकते, इनको हटा नहीं सकते, परंतु इनके मानों को हम कम कर सकते हैं। और कम करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक ही राशि को n बार नापो। अब n पाठ्यांक आपको मिले और आपने लास्ट में उन सबका क्या लिया, औसत लिया। औसत लेने पर जो आपको मान मिला वही हम राशि का वास्तविक मान मान लेते हैं। तो वास्तव में एक बात आपके लिए बिल्कुल ताज्जुब वाली बात है कि इस दुनिया में हमें किसी राशि का यथार्थ मान तो पता ही नहीं। इस दुनिया में किसी भी राशि का यथार्थ मापन संभव नहीं है। इसीलिए हम ये चैप्टर 11th क्लास के स्टार्ट में लेते हैं, क्योंकि हम जब भी मापन करेंगे तो आप ये मान के चलना, आपके पास दुनिया में कोई भी राशि दे दे उसका यथार्थ मान नहीं है, वो सब मापित मान है। और हमने सर उनको क्यों यथार्थ मान लिया, हमने 5-6 बार मापन किया, मान लेते हैं पॉइंटों में थोड़ा बहुत फर्क आया,
तो हमने लास्ट में उन सबका औसत लिया और औसत लेने के बाद जो आपको मान प्राप्त हुआ उसी को हमने वास्तविक मान मान लिया। तो अब हम आते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन पर। तो किस तरह इनके क्वेश्चन बनते होंगे, तो देखिए आप कुछ चीज़ों के बारे में जानिए। एक है निरपेक्ष त्रुटि, एक होती है सापेक्ष त्रुटि और एक होती है बेटा प्रतिशत त्रुटि। आपको इनके मान ज्ञात करने आने चाहिए। कौन कौन सी त्रुटियां हैं? निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि। माना किसी भौतिक राशि, मान लेते हैं भौतिक राशि के प्रेक्षण के n पाठ्यांक हमने लिए A1, A2, AN। मतलब हमने एक ही भौतिक राशि को n बार नापा। पहली बार मान आया A1, दूसरी बार मान आया A2, तीसरी बार मान आया A3 और nवीं बार उसका मान आया AN। तो वास्तविक मान मैंने अभी बताया, क्या मानेंगे अपन इन सबका? औसत। तो वास्तविक मान लेने के लिए हमने इन सबको जोड़ा और n का क्या कर दिया? भाग लगा दिया। सर इसी को हम क्या बोल देते हैं? वास्तविक मान। तो वास्तव में भौतिक राशि का वास्तविक मान क्या होता है? सारे प्रेक्षणों के औसत को ही हम क्या बोलते हैं? वास्तविक मान। क्लियर है? चलो जी। अब निरपेक्ष त्रुटि, सर अभी हमने पढ़ा निरपेक्ष त्रुटि का मतलब वास्तविक मान माइनस मापित मान। मतलब हमें वास्तविक मान में से मापित मान को घटाकर और त्रुटियां बतानी है। तो आप हर एक पाठ्यांक में त्रुटि निकाल सकते हैं। A1 के मान में कितनी त्रुटि आएगी? तो डेल्टा A1 और A बार माइनस A1। यहाँ प्लस माइनस से कोई लेना देना हमें नहीं होता, हम हमेशा ही प्लस में रख के बात करते। निरपेक्ष त्रुटि है। डेल्टा A2 की बात करूँगा, A बार माइनस A2। डेल्टा A3 की बात करूँगा, A बार माइनस A3, सो ऑन। डेल्टा AN की बात करूँगा, A बार माइनस AN। तो इस तरह हमें हर एक मान में क्या निकालनी होगी? निरपेक्ष त्रुटि। और ये निरपेक्ष त्रुटियां जब हमने निकाल ली तो हमें एक चीज निकालनी होती है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। क्या निकालना होता है बेटा? माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो अब हम क्या करते हैं? माध्य निरपेक्ष त्रुटि, तो जितनी भी निरपेक्ष त्रुटियां आपने ली है उन सबका औसत ले लेंगे। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि का मतलब है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि का मतलब सभी निरपेक्ष त्रुटियों को धनात्मक लेकर इनके माध्य को माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। क्या बोलेंगे बेटा? माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि को हम डेल्टा A बार से लिखते हैं। सबको प्लस में लेना है, ये मोड लगा दिया। मोड का मतलब आपको पता है कि सर माइनस में है तो भी प्लस में लिखो और प्लस में है तो भी आपको प्लस में लिखना है। तो इस तरह हमने क्या निकाला? माध्य निरपेक्ष त्रुटि। ये अधिकतम ली है, प्लस में लेने का कारण क्या है? अधिकतम त्रुटि को ज्ञात करना। मतलब हमने अधिकतम त्रुटि का मान ज्ञात किया। अधिकतम त्रुटि हमारे पास आ गई डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा AN, सबका क्या किया? योग और अपोन में कुल प्रेक्षणों का संख्या का क्या कर दिया? भाग। अब बात करते हैं अतः राशि के मापित मान को हम कैसे लिखेंगे? तो राशि के मापित मान को लिखने का तरीका क्या होगा बेटा? A बार तो इसका वास्तविक मान है और त्रुटि कितनी है? अधिकतम डेल्टा A बार, जो प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी। जैसे कहीं लिखा हुआ है कि धारा का या प्रतिरोध का मान है 10 ओम प्लस माइनस 0.5 ओम। इसका मतलब क्या है सर? इसका मान 10 ओम है और त्रुटि कितनी आ सकती है? अधिकतम त्रुटि आ सकती है 0.5 ओम की। मतलब इसका मान 10.5 भी हो सकता है और 9.5 भी, हम दोनों के बीच में लेंगे। अच्छा, हमेशा त्रुटि अधिकतम रखी जाती है। अधिकतम क्यों लिखी जाती है? मान लेते हैं आपने कस्टमर को बोला भैया ये 10 ओम का प्रतिरोध है और मेरी तरफ से बिल्कुल नहीं है, इसमें त्रुटि 0.1 की आ सकती है। अब गलती से उसका मान 10.2 ओम आ गया,
तो वो आपके ऊपर क्या करेगा भैया, क्लेम कर देगा। तो इससे बचने के लिए हमने क्या किया, पहले ही अगले को क्या बोला, अधिकतम त्रुटि बताया, मैक्सिमम एरर रिप्रेजेंट करी कि इससे ज़्यादा तो भैया कभी आ ही नहीं सकती। तो हमने पहले ही अधिकतम त्रुटि ज्ञात करी, ताकि अधिकतम त्रुटि को लिखूंगा तो अब मैं किसी भी कस्टमर को ये बेचूंगा तो मेरे ऊपर आकर क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने तो उसको पहले ही स्पेसिफाई कर दिया कि भैया आपके मान में 0.5 ओम की क्या आ सकती है त्रुटि। अब चाहे 0.2 की है, 0.3 की, 0.4, वो मुझे आके नहीं बोल सकता। हाँ 0.6 आ जाए तो बोल सकता है, लेकिन मैंने तो पहले ही अधिकतम लिखी है तो 0.6 तो आ नहीं सकता। अब सुनिए, प्रतिशत त्रुटि या सापेक्ष त्रुटि की बात करें, दोनों एक ही चीज है। सापेक्ष त्रुटि होती है माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि व वास्तविक मान के अनुपात को, माध्य निरपेक्ष त्रुटि व वास्तविक मान के अनुपात को सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। मतलब हम सापेक्ष त्रुटि को कैसे लिखेंगे, तो बेटा सापेक्ष त्रुटि आपकी होगी, किसकी बात हो रही है, सापेक्ष त्रुटि, इसको हम लिखते हैं डेल्टा ए। ये भी डेल्टा का सिंबल है। देखिए आप लोग 11th में हो, अलग अलग टाइप के सिंबल मिलेंगे, घबराना नहीं है। ये भी डेल्टा होता है, ये भी डेल्टा होता है। सर जब भी सापेक्ष की बात करते हैं तो हम डेल्टा को इस तरह लिख देते हैं, और जब भी अंतर की बात करते हैं तो इस तरह त्रिभुज बना के लिख देते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा ए ये सापेक्ष त्रुटि, इसका मतलब माध्य निरपेक्ष त्रुटि अपॉन वास्तविक मान, इस अनुपात को हमने क्या नाम दे दिया, सापेक्ष त्रुटि का। और अगर आपको प्रतिशत में त्रुटि निकालनी है तो आपको कुछ नहीं करना, इसको 100 से गुणा कर दो, यह आपका प्रतिशत में आंसर निकल जाएगा। तो मैं आपके सामने फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपको जब भी कभी निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, राशियों के मान लेंगे, जितनी भी पाठ्यांक आए उन सबका औसत ज्ञात करेंगे, और इस औसत को वास्तविक मान मान लेंगे, और फिर इन वास्तविक मानों में से इन पाठ्यांकों को घटाएंगे तो वो निरपेक्ष त्रुटियां आ गई, और इन सब निरपेक्ष त्रुटियों का माध्य ले लेंगे तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि आ गई। और माध्य निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान के अनुपात को क्या नाम दे देंगे अपन, सापेक्ष त्रुटि। और सापेक्ष त्रुटि को अगर 100 से गुणा कर दूं तो कौन सी आ जाएगी, प्रतिशत त्रुटि। तो इस तरह हम त्रुटियों के मान को ज्ञात करते हैं। आप देखिए एक बार बोर्ड पर, हाँ जी आगे बढ़ती न्यूमेरिकल के साथ। आपको क्वेश्चन दिया, एक छड़ की लंबाई की मापित मान क्रमशः 2.42 सेंटीमीटर, 2.44 सेंटीमीटर, 2.38 सेंटीमीटर, 2.46 सेंटीमीटर, 2.48 सेंटीमीटर, ये छड़ की लंबाई के आपको मापित मान दे दिए। पहला वास्तविक मान ज्ञात कीजिए, दूसरा माध्य निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात कीजिए, तीसरा प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए।
ये लीजिए, आपको वास्तविक मान निकालना है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालनी है और प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। सबसे पहला काम वास्तविक मान निकालते हैं। तो वास्तविक मान कैसे निकालेंगे अभी आपको बताया मैंने। L बराबर L1, L2, L3, L4 कितने मान है बेटा? 1, 2, 3, 4, 5 और 5 का क्या लगा देंगे? भाग। ये आपका हो गया 2.42, 2.44, 2.38, 2.46, 2.48 को डिवाइड बाई 5। कीजिए इसको सॉल्व। ठीक है, किया होगा आपने। तो इनका योग आता है 12.18 और डिवाइड बाई 5। डिवाइड करने पर आपको मिलता है 2.436। एक बात मेरी याद रखना, जितने मान आपके यहाँ हैं, जितने दशमलव यहाँ हैं, उतने ही दशमलव आपको यहाँ रखना है। तो कहाँ तक रखना है? यहाँ तक। छोड़ना किसको है? 6 को। अगर छोड़ने वाला नंबर 5 से बड़ा है तो पहले वाले को 1 से बढ़ा देंगे और 5 से कम है तो समान रखेंगे। तो यहाँ 5 से बड़ा है तो आप आंसर लेंगे 2.44 सेंटीमीटर। इनको बोलते हैं बेटा सार्थक अंक। हम आंसर में उतने ही सार्थक अंक लेंगे, उतने ही दशमलव लेंगे जोड़ में और अंतर में। जब भी राशियों का योग करेंगे तो आंसर में उतने ही दशमलव स्थान लेंगे जितने की राशियों में सबसे कम से कम है। यहाँ तो सब में बराबर है तो हमने आंसर में भी 2 दशमलव ले लिए। अब हम निरपेक्ष त्रुटियां निकालते हैं। निरपेक्ष त्रुटियां ज्ञात करते हैं। डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3, डेल्टा L4, डेल्टा L5। L बार माइनस L1, L बार माइनस L2, L बार माइनस L3, L बार माइनस L4, L बार माइनस L5। माइनस करते जाइए। 2.44 L बार है, उसमें से 2.42 को माइनस करेंगे 0.02। 2.44 में से 2.44 को 0.00। 2.38 को माइनस करेंगे 0.06 सेंटीमीटर। किसमें से किसको माइनस कर रहे हैं? 2.44 में से 2.38 को। 2.44 में से 2.46 माइनस का 0.02 सेंटीमीटर। 2.44 में से 2.48 माइनस का 0.06 सेंटीमीटर। अब माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालनी है तो सभी त्रुटियों को आपको प्लस में लेते हुए इनका औसत निकालना है। तो डेल्टा E1, डेल्टा E2, डेल्टा E3, डेल्टा E4, डेल्टा E5 और सबका योग करके 5 का डिवाइड करना है। तो सबको प्लस में लेके करेंगे 0.02, 0.00, 0.06, 0.02, 0.06 डिवाइड बाई 5। सॉल्व कर लीजिए इसको और बताइए कितना आएगा। तो ये आपको मिला 0.032
सर आंसर में तो 2 दशमलव तक रखना है, इसको छोड़ना है, तो पहले वाले अंक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपका माध्य निर्देश त्रुटि निकलेगी। अब तीसरा भाग प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। तो प्रतिशत त्रुटि निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया, माध्य निरपेक्ष त्रुटि अपॉन वास्तविक मान गुणा 100, तो 0.03 और ये बार कितना आया 2.44। ले लीजिए, लंबाई की बात करें, गुणा 100, बता दीजिए कितना आएगा। तो ये हो गया 3/2.44। सॉल्व करके प्रतिशत में आंसर बताइए। तो ये लगभग आपको मिलता है 1.23%। तो त्रुटियों का मान हमेशा कम ही आना चाहिए, ज़्यादा कभी नहीं आना चाहिए। तो देखिए बेटा, आज की क्लास में हमने त्रुटियों के बारे में जाना, उसका इंट्रोडक्शन लिया, निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि, इस तरह के क्वेश्चंस आपको बुक्स में मिलेंगे। डेटा अलग अलग हो सकते हैं, तरीका सेम रहेगा। क्या तरीका लेना है? सबसे पहले आप वास्तविक मान ज्ञात करेंगे, वास्तविक निकालने के बाद त्रुटियां निकालेंगे, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, और उसके बाद सापेक्ष या प्रतिशत त्रुटि। अगली क्लास में हम बात करेंगे राशियों के योग, अंतर, गुणा, भाग के कारण परिणाम में कितनी त्रुटि होती है, और उस टॉपिक का नाम होता है राशियों के संयोजन में त्रुटि। काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, तो अगले वीडियो में आप कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।